नमस्कार साथी सलाम चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होंगी, क्योंकि हमें इस बार बनना है पटवारी। और इसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को पूरा पूरा समय देना होगा साथियों। और आप अपनी जो मेहनत है उसको सही ईमानदारी के साथ में करना होगा। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को आपको सही ईमानदारी के साथ में क्लियर करना होगा। तभी आप 200 नंबर में से कम नहीं तो भी आपको क्वालिफाई होने के लिए 170 से 180 नंबर का टारगेट रखना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट को कवर करना होगा। तो ही आप 170 या 180 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। सो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, साथ ही साथ टेस्ट आपको लगातार लगाते रहना होगा, ताकि आपका रैंक आपको पता चले और आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, आपके किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं ये आपको पता चल सके, ताकि आप उस सब्जेक्ट को कवर कर सके। ठीक है। और इसी में मैं आपको यहाँ से कुछ जीके का पार्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिससे कि आपको 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं जीके से। और यहाँ से मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा निचोड़ आपको लुसेंट का देने वाला हूँ। इसके बाद में अगर सामान्य ज्ञान का और कुछ डाटा अगर मिलता है मुझे, तो वो भी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो मेरी तरफ से यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं 25 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीके जीएस के, उसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ साथियों। सो बस आपका मेरे साथ में सहयोग बना रहे। अब हम चलते हैं साथियों एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन कोड की ओर, जो कि आपको एक ऊर्जावान बनाएगा और आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको एक एनर्जी देगा। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। यह जो मोटिवेशन कोड है साथियों आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी देगा और आपको सोने नहीं देगा, आपको आलस्य नहीं आने देगा। ठीक है। सो अब आप अपनी जो मेहनत है, अपनी तैयारी को लगन और मेहनत के साथ में कीजिए। सफलता मिलना बहुत आसान है साथियों, बस शर्त यही है कि हमें लगन और मेहनत के साथ में तैयारी करना होगा। हमें उस माँ बाप का याद आना चाहिए कि वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और हमें बहुत परेशान होते हुए पैसे दे रहे हैं, है ना। तो उनके सपनों को भी हमें साकार करना है। इसके लिए आपको लगन और मेहनत के साथ में तैयारी करना होगा। और आप सपने रात में ना देखें साथियों, आप सोते समय ना देखें, आप दिन में सपने देखें और उस सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ में तैयारी करें, ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो सके। और आपके जो पड़ोसी आपको देख के हंसते होंगे ना कि ये बहुत दिनों से पढ़ रहा है, तो उनको भी आपको दिखाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और इसके लिए आप लगातार और निरंतर प्रयास करते रहे, हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करें। और इसमें मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूँ लुसेंट को लेके, और लुसेंट का पूरा निचोड़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पार्ट में। और निचोड़ निचोड़ यह जो निचोड़ है ना साथियों लुसेंट का, वो अलग अलग पार्टों के रूप में दे रहा हूँ। तो उसका पूरा 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 जो पूरे पूरे भाग आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप हर एक रोज़ हर एक पार्ट को देखिए, ताकि आपका जो लुसेंट का पूरा निचोड़ आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और जीके से 25 में से आप 22 से 23 नंबर यहाँ से बटोर सकते हैं। सो अब हम चलते साथियों नेक्स्ट अगला पार्ट में, और वो ब्राह्मण समाज। तो हम यहाँ पे कवर करने वाले साथियों ब्राह्मण समाज। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वे ब्राह्मण जाति का था। ठीक है। तथा शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। ये भी आपको याद रखना है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ, विदिशा में स्थापित किया था। और इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, तथा पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसीलिए इसे पंतजलि के अश्वमेध, इन्होंने पंतजलि अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भारत स्तूप का जो निर्माण है पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। ठीक है। तथा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन रहा, देवभूति था। तथा इसकी हत्या जो है 73 वर्ष की अवस्था में, 73 वर्ष पूर्व कब हुआ था, 73 वर्ष पूर्व वासुदेव ने कर दिया था। ठीक है। और मगध की गद्दी पर एक कण्व वंश की स्थापना किया था इन्होंने। तथा कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। और सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में किसका
सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना किया। तब सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की और आंध्र प्रदेश में यह जो प्रतिष्ठान जो स्थान है वो है आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे साथियों, शिमुख हो गया, सतकर्णी हो गया, गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गया और वशिष्ठपुत्र हो गया। उसके बाद में पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी, ये कुछ शासक हुए, ठीक है। उसके बाद में सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुंदाय थे, ठीक है। तथा हाल के गाथा सप्तदशक तथा गुंडई में ब्रह्म कथा नामक पुस्तक की रचना किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा और प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन चलाया था, ठीक है। तथा सातवाहन शासकों की जो भाषा थी साथियों वो प्राकृत थी और लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि के द्वारा ये लोग लिखते थे, ठीक है। उसके बाद में सातवाहन शासकों का समाज मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं साथियों, मात्र सत्तात्मक था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ थे काले का चैत्य, उसके बाद में अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, शतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। इसी के बाद में हम अगला टॉपिक पे जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही उसमें भारत के यौवन राज्य, ठीक है, जो कि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी भारत पर आक्रमण किए, उसके बाद में संघ, उसके बाद में पल्लव के बाद में कुषाण वंशों ने भारत पर आक्रमण किया था। शैल्यूकस्य के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण बनाया रखा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको यहाँ से पॉइंट समझ में आए, ठीक है। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण बनाया रखा था, ठीक है। उसके बाद में एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए तथा बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है डियोटोडस प्रथम ने किया था तथा बैक्ट्रिया का डियोटोडस प्रथम के साथ में इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया तथा डियोटोडस सेकंड डियोटोडियम मिनेटेडर्स और यूकेटाइड्स एंटी अल्किड्स तथा हर्मिक्स थे, ठीक है। तब भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था, ठीक है, तथा इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था तथा इसके शासनकाल को शासनकाल को राजधानी बनाया तथा इसे ही हिंद यूनानी का बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर था, ठीक है, तथा इसकी राजधानी साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट था, ठीक है, तथा शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मेनांडर ने नागसेन से बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। तो मेनांडर ने किससे बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो आपको याद रखना है नागार्जुन से लिया था, ठीक है। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंदपाहो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है, ठीक है। तथा हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि
सिक्के किन किन राजाओं के हैं, ठीक है। तथा भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों कि भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी यानी कि हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि हिंदू यूनानियों ने भारत में पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्ट आर्ट कहते हैं, ठीक है। तथा भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगला वंश यहाँ पे कवर करते हैं साथियों, और वो है शंख वंश, ठीक है। शंख वंश की हम बात करें तो यूनानियों के बाद में शंख वंश का आगमन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तथा शंखों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी, ठीक है। तो पहली शाखा में अफगानिस्तान और दूसरी शाखा में पंजाब, यानी कि राजधानी कहाँ, तक्षशिला थी। तथा तीसरी शाखा की हम बात करें तो तीसरी शाखा में मथुरा, और चौथी शाखा जो थी पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा थी उत्तरी दक्कन का प्रमुख प्रमुख स्थान, ठीक है। तथा शंख वंश था मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, तथा और इन्होंने चारागाह की खोज में भारत आए थे, ठीक है। चारागाह की खोज में भारत आए थे तथा 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शंकु को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तथा शंकु का विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारत के इतिहास में 14 पहुंच गई, और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, ठीक है। तथा शंकु की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रमुख स्थापित करने वाला शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। तथा शंकु का सबसे प्रतापी शासक हुआ साथियों रुद्रदमन, ठीक है। रुद्रदमन प्रथम था, ठीक है। तो जिसका शासनकाल जो है 130 से 150 ईसा पूर्व तक गुजरात के बड़े भाग पर था, ठीक है। और इसने कटियावाड़ा की अर्धशुष्क सुदर्शन झील यानी कि मौर्य द्वारा निर्मित है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, ठीक है। जो कि किनके द्वारा बनाया गया था, तो मौर्यों के द्वारा निर्मित किया गया था। लेकिन इसमें इसका जो सुधार है वो किसने किया था, तो ये आपको याद रखना है, शंखु शासकों के द्वारा किया गया, शंखु शासकों के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख जारी किया था, ठीक है। तथा इसके पहले भी सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे, तथा भारत में शंख राजा अपने को छत्रप कहते थे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला शासकों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों, और नेक्स्ट अगला वंश आता है कुषाण वंश। पल्लवों के बाद में कुषाण वंश आए, जो कि यूची एवं तोखरी भी कहलाए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं साथियों कि यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, और उन्हीं में एक कुल थे कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल खटफिसेस था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ था साथियों, ठीक है। इसके बाद इसकी राजधानी पुरुषपुर था, ठीक है। पुरुषपुर या पेशावर थी, ठीक है। इसके बाद में कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी, तथा कनिष्क ने 18 ईस्वी में गद्दी पर बैठने में एक संवत चलाया था साथियों, जो कि संक संवत कहलाए, जो कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और यह कश्मीर में प्रसिद्ध है, जो कि बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। और कनिष्क बौद्ध द्वारा
कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तथा आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट है, ठीक है। उसके बाद में कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना किया था, ठीक है। उसके बाद में महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे इसे ही बौद्ध धर्म का शिवकोश कहा जाता था, ठीक है। तथा कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र की रचना किया था, ठीक है। तथा वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन तथा महाचेतक और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की ही वसीभूत थे, ठीक है। तथा भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक मध्यका सूत्री में नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईसा पूर्व में हो गई थी तथा कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों को सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो कुषाण थे, ठीक है। और रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो याद रखना साथियों, चीन में हुआ था। इसी के साथ में नेक्स्ट अगला जो साम्राज्य है उसका हम यहाँ पे वर्णन करते हैं और वो है साथियों गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट अगला वंश आता है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का उदय है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ था तथा गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त कहलाए, जो कि 240 से 280 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तथा श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कटोत्कच हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कटोत्कच हुआ, ठीक है। और इसके संस्थापक भी आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन रहे? श्रीगुप्त रहे, ठीक है। दस प्रथम यानी कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। किससे? लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो इसने कौन सा उपाधि धारण किया था ये भी आपको याद रखना है। तो अधिराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है। गुप्त वंश की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। 319 से 320 के लगभग में गुप्त वंश की स्थापना यानी कि चंद्रगुप्त ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कौन कौन से? इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने 9 शासकों को, आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। तथा चंद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ साथियों हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी किया था। तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था तथा ऐसा अनुमान इनके सिक्कों से मिलता है, ठीक है, जो कि वीणा बजाती हुई सिक्के यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। दिखाए जाने के कारण इससे क्या अनुमान लगाया गया है कि ये संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तथा समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ साथियों चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो कि 380 पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री कौन आए थे? पहियान भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही चीनी यात्री फहियान भारत आया था तथा
शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तथा चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ, ठीक है। तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था साथियों कुमार गुप्त ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंद गुप्त हुआ, जो कि 455 से 467 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इसके बाद में स्कंद गुप्त ने गैरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी पुनः निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है साथियों कि स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित एक सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, ठीक है। तथा स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था तथा स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ तथा अंतिम गुप्त शासक हुआ साथियों भानुगुप्त। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासनकाल को गोप्ता कहा जाता था। तो एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिख कहलाए, ठीक है। तथा भुक्ति ने नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसमें प्रमुख विषयपति कहलाते थे, ठीक है। तथा पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? दंडपाशिक कहलाता था, ठीक है। तथा पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चट या भाट कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। तथा शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी साथियों, है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। तथा ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, ठीक है। तथा ग्राम सभा का मुख्य कौन होता था? ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। तथा एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे, ठीक है। और ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में गुप्त शासक कौन? गुप्त के दामोदरपुर तम्रपत्र में भी भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का था साथियों 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है। इनका यानी कि भू राजस्व कितना हुआ करता था? तो 1/4 भाग से कितना? 1/6 भाग होता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, ठीक है। कौन कौन सी? क्षेत्र यानी कि कृषि करने योग्य था, वसा करने योग्य था। उसके बाद में भूमि जो है चारागाह यानी कि चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि था, ठीक। उसके बाद में खिल्य ऐसी भूमि जो जोतने योग्य था। और उसके बाद में अपरहत कहा जाता था, अपरहत ऐसी भूमि जो कि जंगल हुआ करता था, ठीक है। तथा सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तथा श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में उज्जैन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा रहा? तो आपको याद रखना है उज्जैन रहा, ठीक है। उसके बाद में गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की तथा इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा कांस्यों का सर्वप्रथम वर्णन यज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है, ठीक है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा विंध्य जंगल में विंध्य जंगल में सभर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है साथियों कि विंध्य जंगल में सभर जाति के जो लोग होते थे वे देवताओं को मनुष्य का क्या चढ़ाते थे? मांस चढ़ाते थे। तथा पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरर अभिलेख में मिलता है तथा जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर अपनी पत्नी ने सती होने का उल्लेख किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना साथियों कि पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी में मिलता है और किसके शासनकाल में? यानी कि शासनकाल नहीं, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का जो उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ठीक है।
गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, ठीक है, तथा वृत्ति वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने उसे राजधर्म बनाया तथा विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का एक राज्य चिन्ह था, ठीक है, राज्य चिन्ह था तथा गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष अवशेष देवगढ़ यानी कि झांसी व दस अवतार मंदिर में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं थी जो कि वर्तमान में अब 6 ही शेष रह गई है, जिसमें गुफाओं की संख्या 16 तथा 17 थी तथा यानी कि गुप्तकालीन है, ठीक है। इसमें गुफाओं की संख्या अभी 16 उत्कीर्ण मरणशन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, ठीक है, तथा गुफाओं की संख्या 17 के चित्र में चित्रकला कहा गया है, ठीक है, तथा इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन एवं महाअभिक्रमण एवं महापरिवर्तन की घटनाओं से संबंधित चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है, तथा गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा संघ की गुफाएं थी जो ग्वालियर के समीप बाग नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी, ठीक है, तथा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास था, ठीक है, तथा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? यानी कि धनवंतरी था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद में इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है, मित्रभेद, मित्रलाभ, उसके बाद में संधि विग्रह, उसके बाद में लब्ध प्रणाश, उसके बाद में अपरीक्षण कवित्व, ठीक है। उसके बाद में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धात्मक नामक ग्रंथ लिखा और इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। उन्होंने क्या बताया था? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी एवं सूर्य दर्शनी नामक ग्रंथ लिखा और इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे। आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, धन्वंतरि हो गया और ब्रह्मगुप्त, ठीक है, तथा पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो है गुप्त काल में हुई थी तथा इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तथा गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था, ठीक है, तथा यज्ञवल्क्य नारद एवं कल्याण एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही की गई। ये भी आपको याद रखना है तथा मंदिर बनाने की जो कला का जो जन्म हुआ है साथियों गुप्त काल में ही हुआ है तथा संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगला पढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे कल हम कवर करने वाले हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों कि हर एक पार्ट को आप अच्छा से सुने और अच्छा से मन लगा के पढ़े ताकि आपके 25 नंबर यहाँ से 25 में से 20 से 30 नंबर 25 में से यहाँ से आप कम से कम नहीं तो भी 24 से 22 नंबर आप यहाँ से बटोर सके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।